बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में। आज हमारा इसी सीरीज़ का नया लेक्चर नंबर 8 है और ये लेक्चर रिलेटेड टू टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और आज हमने जो पढ़ना है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ दी स्टॉप वॉच। अच्छा बेटा, देखिए कि आप घर में क्लॉक यूज़ करते हो या फिर रिस्ट वॉच यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर दी टाइम। आपके घर में जो क्लॉक है, अगर आप उसको देखो तो कुछ घरों में डिजिटल क्लॉक होते हैं और कुछ में जो है वो मैकेनिकल क्लॉक होते हैं। यानी मैकेनिकल क्लॉक कौन से हैं, जिसमें नीडल्स जो हैं वो रोटेट करती हैं और आप सोच समझ के बताते हो कि कितना टाइम हो चुका है। लेकिन जो डिजिटल क्लॉक होते हैं उसमें आपको जो है वो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, उसमें डिजिट्स की फॉर्म में रीडिंग्स आपके पास आ रही होती हैं, आप सिर्फ फ़ौरन से उसको देख के बोल देते हो कि ये टाइम है। तो दो तरह की वॉच आप यूज़ करते हो घरों में इन ऑर्डर टू मेजर दी टाइम। लेकिन स्टॉप वॉच और आम वॉच में क्या फ़र्क है? अच्छा, स्टॉप का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, रोकना। और वॉच का मतलब क्या है कि जो आपको टाइम मेजर करके इंस्ट्रूमेंट बताएगा वो क्या है? वॉच है। अच्छा, अब टाइम जो है वो बेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या है? सेकंड है। तो हमारे पास समटाइम इंटरवल्स ऑफ टाइम बहुत शॉर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ से कोई स्टोन गिराया, फ़ौरन से जाके वो कहाँ हिट करेगा? ज़मीन को हिट करेगा। तो आप अपनी वॉच पे, जो रिस्ट वॉच है, उस पर फ़ौरन टाइम जो है वो नहीं नोट कर सकते कि किस टाइम पे हमने उसको जो है यहाँ से फॉल किया और किस टाइम ड्यूरेशन में जाके उसने ज़मीन को हिट किया है। दोनों का जो है टाइम इंटरवल आप अपनी रिस्ट वॉच से नोट तो कर सकते हो, लेकिन जो है उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं होगी, क्योंकि आप हो सकता है कि उसको एक्यूरेट मेजर ना कर सको। तो इस तरह के शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए तो हम रिस्ट वॉच की बजाय फिर हम कौन सी वॉच यूज़ करते हैं? स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच को स्टॉप वॉच क्यों कहा जाता है? कि क्योंकि हम इसको अपनी मर्ज़ी से स्टॉप भी कर सकते हैं, इसको ऑन भी कर सकते हैं और उसको दोबारा रीसेट भी ज़ीरो पे कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम को हमने मेजर करना है तो उसके लिए जो वॉच यूज़ की जाती है उस वॉच को क्या बोला जाता है? स्टॉप वॉच बोला जाता है। स्टॉप वॉच की जो है वो दो बेटा टाइप्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री में। स्टॉप वॉच की 2 टाइप्स हैं। एक कहलाती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, और दूसरी इसकी जो टाइप है दैट इज दी डिजिटल स्टॉप वॉच। क्लियर? 2 टाइप्स हैं स्टॉप वॉच की। स्टॉप वॉच क्या है? शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम को मेजर करना है तो जो वॉच यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड दी स्टॉप वॉच। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। 2 तरह की स्टॉप वॉच यूज़ होती हैं लेबॉर्ट्री में, मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ना बेटा, ये हमें 1 सेकेंड के 10th पार्ट तक एक्यूरेट मेजरमेंट करके दे सकती है। कौन सी वॉच? मैकेनिकल स्टॉप वॉच। तो 1 को 10 पे डिवाइड करोगे तो 0.1 सेकेंड जो है दैट विल बी दी लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.1 सेकेंड। उसकी रीज़न क्या है कि ये हमें 1 सेकेंड के 10th पार्ट तक एक्यूरेट मेजरमेंट करके दे सकती है। और अगर आप मैकेनिकल स्टॉप वॉच को लेबॉर्ट्री में देखो ना बेटा, तो उसमें इसकी शेप ऐसी है। यहाँ पे हमारे पास एक जो है नॉब और यहाँ पे स्केल जो है वो मार्क होगा। इस स्केल के ऊपर लिखा होगा 10, 20, 30, 40 जो है कंप्लीट। इसकी 1 रोटेशन जो है वो आपको शो करेगी 1 मिनट को। और फिर यहाँ पे भी एक छोटा स्केल होता है, ये आगे फर्दर आपको नेक्स्ट जो है मेजरमेंट करके बताएगा मिनट्स में एंड आवर्स में। ये बाहर वाली जो नीडल है ये आपको जो है वो सेकंड्स में मेजरमेंट करके बताएगी और ये वाली मिनट्स में जो है वो मेजरमेंट करके बता रही होती है। तो इन दैट केस आपके पास यहाँ पे एक ही नॉब होती है, यानी
ऑन ऑफ बटन एक ही है, इसके अलावा कोई नॉब नहीं होगी। जो मैकेनिकल स्टॉपवॉच है उसमें आपकी एक दफ़ा प्रेस करने से, इस नॉब को एक दफ़ा प्रेस करने से ये नीडल्स जो हैं वो रोटेट करना शुरू कर देंगी, और जैसे ही आपका वो टाइम इंटरवल ख़त्म हुआ, वो इवेंट ख़त्म हुआ, आप इसी नॉब को दोबारा से प्रेस करोगे। जैसे इस नॉब को दोबारा से प्रेस करोगे तो ये फ़ौरन से नीडल क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से स्टोन जो है वो फॉल किया है, गिरा दिया। अभी स्टोन मेरे हाथ में है, दूसरे हाथ में स्टॉप वॉच, मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, ठीक है। जैसे मैंने इधर से गिराया, इधर से स्टॉप वॉच का बटन क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। जैसे ही बटन ऑन किया तो इसकी नीडल जो है वो रोटेट करना शुरू कर देंगी, और जैसे ही वो स्टोन जाके हिट करेगा ग्राउंड को तो आप फ़ौरन से उसी बटन को दोबारा दबाएंगे तो वो नीडल्स फ़ौरन क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। तो स्टॉप जब हो गई तो फिर आप इजीली इस स्केल को जो है वो पढ़ के बता सकते हो, क्या इसको 5 सेकंड लगे हैं, क्या इसको 6 सेकंड लगे हैं, या इससे भी कम टाइम ड्यूरेशन लगा है, वो आप अपनी स्टॉप वॉच से इसको जो है वो मैयर करके बता सकते हो कि इस स्टोन को इस हाइट से गिरने में इतना टाइम लग गया है। उसके बाद बेटा आपने इसी स्टॉप वॉच को दोबारा सेट करना है, तो इसी बटन को फिर से प्रेस करोगे तो सारी की सारी नीडल्स वापस कहाँ पे आ जाएंगी, 0 पे। तो हमारे पास जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है एक ही नॉब होगी, उसी नॉब से ऑन होगा, उसी नॉब से क्या होगा, ऑफ होगा, और उसी नॉब से वापस नीडल्स कहाँ पे सेट हो जाएंगी, 0 पे सेट होंगी। ये थी मैकेनिकल स्टॉप वॉच। और उसके बाद जो डिजिटल स्टॉप वॉच है ना बेटा, ये डिजिटल स्टॉप वॉच आपको देती है 1 सेकंड के 100 पार्ट तक एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी 1 सेकंड के कितने पार्ट तक एक्यूरेट मेजरमेंट करके देती है डिजिटल स्टॉप वॉच, 1 सेकंड के 100 पार्ट तक एक्यूरेट मेजरमेंट करके देती है। जब आप 1 को डिवाइड करोगे 100 पे तो 0.01 सेकंड विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ द डिजिटल स्टॉप वॉच। लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल स्टॉप वॉच that is equal to 0.01 सेकेंड। ओके, कितने पार्ट तक एक्यूरेटली मेजरमेंट देगी, 1 सेकेंड के 100 पार्ट तक एक्यूरेट मेजरमेंट करके दे सकती है डिजिटल स्टॉप वॉच। अच्छा, अब जो डिजिटल स्टॉप वॉच है इसको अगर आप देखो लेबॉर्ट्री में जो हम यूज़ करते हैं, इसमें भी 3 बटन्स होते हैं और यहाँ पे एक स्क्रीन, इस स्क्रीन के ऊपर आपको यूजुअली जब आपने अभी स्टॉप वॉच यूज़ नहीं की तो ये सारा कहाँ पे सेट होता है, 0 पे सेट होता है। तो इन दैट केस आपके पास जो है स्टॉप वॉच अगर मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में एक डिजिटल स्टॉप वॉच है, इस डिजिटल स्टॉप वॉच को अगर आप देखो बेटा अभी ये कहाँ पे सेट है, 0 पे सेट है। और अगर आपने किसी भी इवेंट का टाइम नोट करना है, फॉर एग्जांपल कोई कंपटीशन हो रहा है, रेसिंग कंपटीशन हो रहा है, आपने टाइम नोट करना है कि किस बच्चे ने कितने टाइम ड्यूरेशन में ये जो है डिस्टेंस कवर किया है, तो उसके लिए भी आप स्टॉप वॉच यूज़ करते हो। जब भी शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम जो है हमने नोट करना है तो उसके लिए यूजुअली स्टॉप वॉच यूज़ होती है, क्योंकि हम इसको अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको रोक भी सकते हैं। 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम ड्यूरेशन में कवर होगा, इसको हम नोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच ज़्यादा कन्वीनियंट है, ईजी टू यूज़ है, और जिसमें ह्यूमन एरर कैलकुलेट नहीं होता, और इसमें डिजिट्स की फॉर्म में आपको रीडिंग्स प्रोवाइड करती है ये वॉच, तो इसको आप इजीली जो है पढ़ सकते हो और फ़ौरन से आप इसको जो है इसकी मेजरमेंट्स को लेके लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास अभी ये स्टॉप वॉच कहाँ पे सेट है, 0 पे सेट है। यहाँ पे जो है एक नॉब लगी हुई है, एक बटन प्रेस करेंगे तो ये जैसे ही बटन प्रेस करेंगे ये स्टॉप वॉच क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये स्टॉप वॉच क्या हो गई, ऑन हो गई। आपका वो टाइम इंटरवल गुजर रहा है, वो इवेंट जो है वो अभी जारी है, वो रेसिंग कंपटीशन अभी जारी है। वो बच्चा जैसे ही जो है डेस्टिनेशन को जाके अप्रोच करेगा, आप फ़ौरन से इस बटन को क्या कर दो, प्रेस दोबारा से कीजिए, आपकी ये स्टॉप वॉच क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यानी एक ही बटन से ये ऑन होगी, उसी बटन से ये स्टॉप होगी। क्लियर है? और फिर आप इसका टाइम बता सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 17.28 सेकेंड,
17 सेकेंड है और 28 उसके क्या हैं, मिली सेकेंड्स हैं। इस टाइम ड्यूरेशन में जो है ये इवेंट कंप्लीट हो गया। अब आपने इस स्टॉप वॉच को सेट करना है, तो यहाँ एस का बटन सेट, रीसेट का बटन है, आप उसको दबाइए तो ये वापस कहाँ पे चली जाएगी, 0 पे चली जाएगी। तो ये हमारे पास थी डिजिटल स्टॉप वॉच, और डिजिटल स्टॉप वॉच आपको डिजिट्स की फॉर्म में रीडिंग देगी। जो ऑन एंड स्टॉप बटन है वो आपका एक ही है, इस बटन को प्रेस करने से ये ऑन होगी, इसी बटन को प्रेस करने से ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। टाइम इंटरवल आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद सेट वाले बटन को आप सेट कीजिए तो आपकी ये स्टॉप वॉच कहाँ पे वापस चली जाएगी, 0 पे चली जाएगी। तो ये हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं जब भी हमने किसी भी इवेंट का टाइम नोट करना है, या हमने जो है पेंडुलम की ऑसिलेशन या वाइब्रेशन नोट करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टॉप वॉच जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसका ये यूज़ करने का मेथड है, एक ही आपके पास जो है ऑन एंड स्टॉप बटन होगा, और उसके बाद जो सेट बटन है उसको आप रीसेट कर देंगे वापस 0 पे, आपका ये स्टॉप वॉच क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये थे हमारे पास टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने पढ़ा है जी स्टॉप वॉच। दो तरह की स्टॉप वॉच हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, डिजिटल स्टॉप वॉच। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द मैकेनिकल स्टॉप वॉच? लीस्ट काउंट जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का है वो आपका 0.1 सेकेंड है। उसकी रीज़न क्या है कि ये 1 सेकेंड के 10th पार्ट तक एक्यूरेटली मेजरमेंट करके दे सकती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, और जो डिजिटल स्टॉप वॉच है ये 1 सेकेंड के 100 पार्ट तक एक्यूरेटली मेजरमेंट करके देगी, और इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेकेंड जो है वो हमारे पास लीस्ट काउंट है डिजिटल स्टॉप वॉच का। ये दोनों एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, समटाइम एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। डिफाइन स्टॉप वॉच, वो राइट दी नेम्स ऑफ इट्स टाइप, तो इनकी नेम्स के साथ उनके लीस्ट काउंट जरूर लिखिए एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, ये लाजमी है। तो अब हम पढ़ते हैं वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम मेजरिंग सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, और वो कौन सा है, मेजरिंग सिलेंडर। ओके, मेजरिंग सिलेंडर क्या करता है, वॉल्यूम मेजर करता है। मेजरिंग सिलेंडर्स मेजरिंग सिलेंडर जो है वो मेजर करेगा वॉल्यूम। मेजरिंग सिलेंडर डिफरेंट रेंजेस में अवेलेबल है। इट मस्ट मेजर दी वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड या फिर पाउडर सब्सटेंस, पाउडर्ड सब्सटेंस, या फिर ये वॉल्यूम मेजर करके दे सकता है किसी एक इर्रेगुलर शेप में जो सॉलिड होता है, जो कि वाटर में या उस लिक्विड में इनसॉल्युबल हो, उसका भी वॉल्यूम मेजर करके दे सकता है मेजरिंग सिलेंडर। तो वॉल्यूम अगर हमने किसी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना हो, किसी पाउडर सब्सटेंस का वॉल्यूम मेजर करना हो, या किसी इर्रेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करना हो जो कि इनसॉल्युबल हो वाटर में, तो उसके लिए भी हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं। जो मेजरिंग सिलेंडर है वो डिफरेंट रेंजेस में अवेलेबल है, डिफरेंट रेंजेस है। 100 ml से लेके 2500 ml तक हम मेजरमेंट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर। अच्छा, जो मेजरिंग सिलेंडर है अगर आप उसकी डायग्राम देखो तो आपके पास ये प्लास्टिक का बना होता है या ग्लास का बना होता है, यानी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का होगा या किस चीज़ का बना होगा, ग्लास का बना होता है। और ये अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो हम इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर अपने इस मेजरिंग सिलेंडर को रखेंगे, मेजरिंग सिलेंडर, और इसके यहाँ पे बेटा स्केल कंप्लीटली मार्क होता है 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 ml है, फिर इसी तरह 20 ml, फिर 30 ml, फिर 40 ml, यानी आप लेबॉर्ट्री में देखेंगे तो आपको ये डिफरेंट रेंजेस में अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो लाइंस जो हैं वो मार्क होंगी वो
मिलीलीटर में मार्क होंगी और इसकी एक लाइन 1 मिलीलीटर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अगर आपने किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, आप क्या करोगे, ये मेजरिंग सिलेंडर लोगे, ये मैं इसके ऊपर लिख भी देती हूँ 10, 20, 30, 40, ये आगे चलता जाएगा। ये ऑलमोस्ट मैंने रफली जो है वो ड्रॉ कर दी हैं। तो अगर मैंने इसमें किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगी, इसमें वाटर फिलअप कर दूँगी। जब इसमें वाटर फिलअप करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ तक इसमें फिलअप कर दिया है वाटर, यहाँ मैंने फिलअप कर दिया वाटर। जब वाटर फिलअप कर दिया तो इसका यूजुअली मेनिस्कस डाउन होता है। वाटर और मोस्ट ऑफ जो लिक्विड्स होते हैं उनका मेनिस्कस क्या होता है, डाउन होता है यूँ। तो आपने ये वाला लेवल जो है वो रीड आउट करना होता है। ये लेवल आपकी आई यहाँ पे होगी तो यहाँ जो मार्क होगी लाइंस, आप उसको रीड आउट करोगे। तो जो लिक्विड्स हैं, मोस्ट ऑफ लिक्विड्स का जो मेनिस्कस होता है वो कर्व डाउन होता है, कर्व डाउन होता है। लेकिन जो ये आम लिक्विड का है, लेकिन जो मरकरी है, मरकरी का मेनिस्कस अपवर्ड होता है। मोस्ट लिक्विड का मेनिस्कस डाउन होता है, लेकिन मरकरी का मेनिस्कस का सेंटर से कर्व क्या होता है, अप होता है। तो जब आप मरकरी को इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर फिलअप करोगे तो फिर मेनिस्कस डाउन नहीं होगा, क्योंकि जो मरकरी है उसकी एबिलिटी है कि वो इस ग्लास की वॉल्स के साथ टच नहीं होता। तो ये सेंटर से थोड़ा राइज होता है। जो सेंटर से राइज होगा तो फिर आपने इसका कौन सा लेवल रीड आउट करना है, इसका ये जो कर्व अप लेवल है, आपकी आई यहाँ पे होगी। तो आप यहाँ पे जो लाइंस यहाँ मौजूद होंगी आप उसकी रीडिंग इजीली क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हैं। यानी मरकरी का मेनिस्कस अप एंड मोस्ट ऑफ लिक्विड जो है उसका मेनिस्कस क्या होता है, डाउन होता है। तो अगर आपने इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ये लिक्विड फिलअप कर दिया तो इसका ये मेनिस्कस डाउन होगा। तो आपने यहाँ से अपनी आई को लेके आना है, तो ये रीडिंग आप रीड आउट करोगे। आई यहाँ पे होगी तो ये रीडिंग आपकी जो है वो रीडेबल होंगी और ये एक्यूरेट मेजरमेंट होगी उस लिक्विड के वॉल्यूम की। अच्छा बेटा, अब जब आपने इसको यूज़ करना है तो पहला स्टेप ही क्या है कि आपका जो मेजरिंग सिलेंडर है उसको आपने प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर इसको रखना है। सरफेस ये इस डाइस की तरह स्लोप नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्लोप के ऊपर आप रखोगे तो फिर कभी भी आप उसका एक्यूरेट वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते। आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर आप मेजरिंग सिलेंडर को रखोगे और मेजरिंग सिलेंडर जो है वो बैलेंस होना चाहिए, अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए बेटा, मेरे हाथ में है ये मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। आप इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखोगे, उसके बाद आपने इसके अंदर वाटर फिलअप कर लिया। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें मैं वाटर भी कुछ फिलअप कर देते हैं इसको। ओके, अब आप देखिए कि ये लिक्विड है, इसमें हमने फिलअप कर दिया। आप देखो तो इसकी कर्व डाउन है। यहाँ से अगर आप देखोगे कैमरा में तो आपको इसकी कर्व डाउन नज़र आएगी, ठीक है। आपने जब इसकी रीडिंग नोट करनी है बेटा, ना तो आपका आई का लेवल इससे नीचे होना चाहिए, ना ही आई का लेवल इससे ऊपर होना चाहिए। जब आप इसकी मेजरमेंट लोगे तो आपने इसको हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर जब रख लिया तो आपने इसको जब देखना है तो आपकी आई बिल्कुल इस रीडिंग के पैरेलल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये है रीडिंग, आपकी आई बिल्कुल इसके यहाँ पे इसके लेवल पे मौजूद होगी तो आप एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हो। तो इसकी अगर मैं एक्यूरेट मेजरमेंट देखूँ बेटा, ये मेरे पास है 91 ml, ठीक है। इसकी जो मेजरमेंट मैंने यहाँ पे देखी है अभी इसमें, तो ये कितनी है, 91 ml है। अब अगर मैंने आई इसके ऊपर, यानी यहाँ लेवल के बजाय मैंने ऊपर से देखा है इसको, तो क्या मैं कभी भी सही रीडिंग नोट कर सकती हूँ? कभी भी नहीं रीडिंग सही नोट होंगी। जब मेरी आई इस लेवल से ऊपर होगी तो ये मेनिस्कस जो है मुझे नीचे की तरफ नज़र आ रहा होगा, तो मैं इसकी रीडिंग एक्यूरेटली नोट नहीं कर पाऊँगी। और अगर मेरी आई यहाँ पे नहीं बल्कि मैंने इस लेवल से नीचे रख ली है, यानी ये मेजरिंग सिलेंडर थोड़ा ऊपर है तो मेरी आई नीचे है,
तो तब भी मैं कभी भी एक्यूरेट रीडिंग नोट नहीं कर सकूंगी, इसमें ह्यूमन एरर आ जाएगा। आप इस रीडिंग से जो एक्यूरेट रीडिंग है उससे थोड़ी आप जो है ऊपर की तरफ रीडिंग नोट कर लेते हो, तो आपकी ये रॉन्ग मेथड है, गलत मेथड है रीडिंग नोट करने का। राइट साइड पे और यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी आई नहीं होनी चाहिए, बल्कि बिल्कुल इस रीडिंग के जो है लेवल पे आई होगी, तो आप ये रीडिंग नोट कर सकोगे। तो तब आप बताओगे कि ये है एक्यूरेट रीडिंग, ये है इस लिक्विड का वॉल्यूम। अगर आई लेवल से अपवर्ड हुई या आई लेवल से डाउनवर्ड हुई, दोनों केसेस में आप एक्यूरेट रीडिंग नोट नहीं कर सकते हो। मेथड क्या है कि आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मेजरिंग सिलेंडर को रखा, इसके अंदर आपने वाटर को या लिक्विड को फिलअप किया, उसके बाद अपनी आई को उस लेवल पे लेके आओगे और फिर आपने रीडिंग नोट करनी है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ से रीडिंग नोट करूँ तो ये है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये 26 ml जो है ये इसका वॉल्यूम जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है स्केल मेरा ऊपर से मार्क किया हुआ है, लेकिन यूजुअली जो है ये बॉटम से मार्क होता है, 0 से ऊपर 100 की तरफ होगा। तो अगर मैं इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ 0 से नीचे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऊपर रीडिंग्स जो हैं वो ज़्यादा हो रही होती हैं, और यहाँ से बॉटम लेवल से स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 0, यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये वाली रीडिंग 70 कर देते हैं। तो यहाँ से ऑलमोस्ट जो है ये 70 से 3 लाइन नीचे है, तो ये 67 ml होगा। ठीक है, ये आगे 80, फिर 90 और फिर 100, हम इसको ये 100 ml तक ले लेते हैं। तो ये हमारे पास जो मेजरिंग सिलेंडर है बेटा, इसमें आप किसी भी पाउडर सब्सटेंस का, किसी भी लिक्विड का जो है वो वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो क्या है कि आपने जब रीडिंग नोट करनी है तो आपकी आई का लेवल जो है वो बिल्कुल उसके लेवल पे होना चाहिए, तो फिर एक्यूरेट रीडिंग नोट होगी। अच्छा, अब इसी मेजरिंग सिलेंडर की मदद से हम किसी भी सॉलिड का जो है वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो मैंने लिक्विड की बात की, लिक्विड फिलअप किया तो इन दैट केस आपका क्या हुआ कि उस मेनिस्कस का जो बॉटम लेवल होगा वहाँ से आपने देखना है और अपनी आई को उस लेवल पे लेके आओगे और रीडिंग नोट कर लोगे। अब अगर इसके अंदर मैंने पाउडर सब्सटेंस जो है वो फिलअप करना हो तो आप इसमें पाउडर सब्सटेंस भी फिलअप कर सकते हैं और फिर जो है उसका वॉल्यूम भी नोट किया जा सकता है कितने ml है। लेकिन अगर मैंने किसी भी इरेगुलर शेप सॉलिड मेरे पास है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो फिर क्या होगा बेटा। ओके, अब ये मेरे पास है मेजरिंग सिलेंडर, ये कंप्लीट जो है 100 ml तक मेरे पास मौजूद है। मैंने इसको फिलअप कर लिया, ये 60 ml तक मैंने इसमें वाटर फिलअप किया। ठीक है, अब ये था इसका इनिशियल वॉल्यूम। अज्यूम करती हूँ कि मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम उस वाटर का कितना है 60 ml, और मेरे पास बाहर से मैंने कोई भी एक इरेगुलर शेप में ये एक स्टोन है, इस स्टोन का मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर। तो मैं क्या करूँगी, ये स्टोन ले लूँगी, इसको एक थ्रेड के साथ बांध देंगे। ठीक है, अब मैंने इसी स्टोन को थ्रेड के साथ बांध दिया और फिर थ्रेड को पकड़ के मैंने इस मेजरिंग सिलेंडर में अंदर वाटर के अंदर डिप करना है, लोअर कर देना है। अब अगर मैं बेटा इसको इस वाटर के अंदर जो है वो इंसर्ट कर देती हूँ, इमर्स कर देती हूँ, ये है इरेगुलर शेप में सॉलिड, और मैंने क्या किया इसको इस वाटर के अंदर इमर्स कर दिया। इसी वाटर का इनिशियल वॉल्यूम मैंने कितना लिखा हुआ है 60 ml। मैंने इसके अंदर इसी वाटर के अंदर एक इरेगुलर शेप सॉलिड यानी स्टोन मेरे हाथ में था, मैंने स्टोन को धागे के साथ बांध के इसमें लोअर कर दिया। तो क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ये मैंने वाटर लेवल इंक्रीज कर दिया। अब क्या होगा कि ये इसका फाइनल जो है, ये मैंने इसको ग्रीन कलर से शेड कर रही हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि ये इसका इनिशियल वॉल्यूम था, और यहाँ पे हमने जो है जब इसको लोअर कर दिया तो ये कितना आ गया 70 ml। ये इसका कौन सा वॉल्यूम होगा,
फाइनल वॉल्यूम होगा। यानी स्टोन को इमर्ज करने से पहले वाटर का क्या था, इनिशियल वॉल्यूम था, वो कितना था 60 ml था। और जब हमने स्टोन को लोअर कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है इस वाटर के अंदर, तो अब कितना हो गया है 70 ml हो गया। तो अब देखिए बेटा कि इनिशियल वॉल्यूम कितना था 60 था, इनिशियल वॉल्यूम 60 ml है, फाइनल वॉल्यूम कितना है 70 ml है। तो वॉल्यूम ऑफ V शो करेगा वॉल्यूम ऑफ स्टोन, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वो किसकी इक्वल होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। VF स्टैंड फॉर फाइनल वॉल्यूम, VI स्टैंड फॉर इनिशियल वॉल्यूम। तो इसी एज्यूम वैल्यू को मैं अगर लिखती हूँ कि फाइनल वॉल्यूम कितना था 70 ml एंड इनिशियल वॉल्यूम कितना है 60 ml, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 ml। 10 ml विल बी दी वॉल्यूम ऑफ द स्टोन जो हमने इमर्ज किया। तो इस मेथड को बेटा बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस मेथड को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। इट मीन्स कि हमने किसी भी एक ऐसे सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जो कि उस लिक्विड में इनसॉल्युबल हो। ये नहीं हो कि आपने एक जो है पीस ले लिया है शुगर का, या आपने जो है वो सॉल्ट का कोई पीस ले लिया है और सॉल्ट को आपने डिप कर दिया है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वो सॉल्ट का पीस क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकोगे। आपने एक ऐसा सॉलिड लेना है जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होगा, तो तब आप उसका एक्यूरेटली जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा उनका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के तो फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सिमेट्रिकल नहीं होते, जिनकी शेप इर्रेगुलर होती है, उन स्टोन्स को या उन सॉलिड्स को हम जो है वो उनका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं बाय दिस मेथड, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या था, आपने मेजरिंग सिलेंडर लेना है, मेजरिंग सिलेंडर को फिलअप करना है किस चीज़ से, वाटर के साथ, और वाटर के साथ जब फिलअप कर लिया तो यू मस्ट नोटेड द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड। जो लिक्विड आपने उसके अंदर फिलअप किया उसका इनिशियल वॉल्यूम नोट करना है, और नोट करने के बाद आपने वो लेना है ऑब्जेक्ट, वो सॉलिड लेना है जिसका आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हो। तो फिर आपने उस सॉलिड को किसी भी थ्रेड के साथ बांधना है, और थ्रेड को फिर आपने लोअर कर देना है किसके अंदर, उस वाटर के अंदर। आपका वो ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली इमर्स होना चाहिए, वो डिप हो जाना चाहिए उस लिक्विड के अंदर। जैसे ही वो सॉलिड डिप हो जाता है लिक्विड के अंदर, तो आप देखोगे वाटर लेवल क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। वाटर लेवल जब राइज हो जाएगा तो फिर आपने फाइनल वॉल्यूम नोट कर लेना है, और फिर दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपने ले लेना है, और डिफरेंस जो होगा वो इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ द irregular shape solid that is insoluble in the water। ये था हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर की मदद से हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी पाउडर सब्सटेंस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी भी इरेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन वो सॉलिड जो कि लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल होगा उसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो सॉलिड जो कि सॉल्युबल होते हैं लिक्विड के अंदर उनका हम वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते बाय यूजिंग दी मेजरिंग सिलेंडर। और इरेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का ये जो मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड दी डिस्प्लेसमेंट मेथड। और जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है किस चीज़ का बना होता है, ग्लास का बना होता है या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है। उसके ऊपर कंप्लीट एक स्केल जो है वो मार्क होता है, और वो स्केल 0 से लेके जितने लेवल का, जितनी कैपेसिटी का, जितनी रेंज का आप मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करोगे तो उसी के हिसाब से उसके ऊपर वो लाइंस मार्क होती हैं। अब अगर मैं देखूं, ये मेरे पास जो मेजरिंग सिलेंडर था ये 100 ml का था। इसमें आपने एक लिक्विड फिलअप किया। जितने लिक्विड्स होते हैं उनका मेनिस्कस यानी कर्व डाउन होता है, लेकिन जो मरकरी होता है उसका मेनिस्कस जो कर्व होता है वो अप होता है, वो सेंटर से थोड़ा राइज होता है। तो which liquid whose meniscus is downward, most of the liquid
whose meniscus are downward, and which liquid whose meniscus is upward? Mercury is that liquid whose meniscus is upward. ये ऐसे MCQ भी बात पूछ ली जाती है। उसके बाद इसका प्रॉपर मेथड क्या है बेटा? मेथड ये है कि जब आपने मेजरिंग सिलेंडर में वाटर फिलअप कर लिया, करने के बाद आपकी आई का लेवल बिल्कुल उस वाटर लेवल के जो है वो लेवल पे होना चाहिए, तो आप एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हो। अगर उस वाटर लेवल से आपकी आई ऊपर है या उस वाटर लेवल से आई आपकी बहुत नीचे है, तो आप कभी भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले सकते हो। उसमें हमेशा एरर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, तो कभी भी वो प्रीसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात की, और ये डिस्प्लेसमेंट मेथड की मदद से हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं by using the measuring cylinder, and this method is called the displacement method। ये था हमारा इंस्ट्रूमेंट जो कि measuring cylinder है। तो अब जो है हम कुछ क्विजेज जो है वो के रिलेटेड टू दैट टॉपिक्स हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उनसे रिलेटेड जो है मैं कुछ क्विजेज डिस्कस करती हूँ आपके साथ। आपके यूनिक नोट्स पे बेटा सेपरेट जो है वो एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस हैं, सेपरेट क्विजेज एंड मिनी एक्सरसाइजेस भी दी हुई हैं। उसमें से जो है कुछ जो है क्विज जो है वो मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ, और कुछ मिनी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस जो है मैंने पिछली जो है टॉपिक के साथ डिस्कस भी कर दिए थे। मेरे पास बेटा क्विज है, क्विज नंबर 1। आपने प्रीफिक्सेस का टॉपिक पढ़ लिया है। प्रीफिक्सेस क्या थे? वो वर्ड और लेटर जो कि ऐसे यूनिट से पहले जो है वो हम लगाते हैं, जो कि वो स्टैंड करते हैं 10 की पावर को, और वो यूजुअली किलो, मेगा, गीगा, नैनो, वो डिफरेंट पूरे टेबुलर फॉर्म में उस दिन मैंने डिस्कस किए थे। यहाँ क्वेश्चन वो क्विज में ये कहता है नेम 5 प्रीफिक्सेस दैट आर कॉमनली यूज। कौन से 5 प्रीफिक्सेस हैं जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं? जिस दिन मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था वहाँ मैंने अंडरलाइन भी कर दिए थे वो प्रीफिक्सेस जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कुछ मल्टीपल्स में मैंने आपको जो है वो अंडरलाइन करके बताए थे, कुछ सब मल्टीपल्स में भी अंडरलाइन करके बताए थे, वो फिंगर टिप पे लर्न करने थे। उसी से हम बोलेंगे कि जो 5 प्रीफिक्सेस उसमें से कोई भी आप लिख सकते हो जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं। मिली, माइक्रो, नैनो, किलो, गीगा, मेगा, ये सारे हैं कॉमनली प्रीफिक्सेस जो कि यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी 5 जो है प्रीफिक्सेस आपने बताने हैं। अगर आपने टेबल लर्न किया है तो आप इजीली इस क्विज़ का आंसर दे सकते हो। सेकंड क्विज़ है बेटा, क्विज़ में वो कह रहा है आइडेंटिफाई दी बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। 4 क्वांटिटीज़ हैं, 4 क्वांटिटीज़ में वो बताता है कि आपने बेस क्वांटिटी बतानी है। पहला उसने आपको ऑप्शन दिया है स्पीड। क्या स्पीड बेस क्वांटिटी है? नो। स्पीड जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव क्वांटिटी है। नेक्स्ट उसने ऑप्शन दिया आपको एरिया। क्या एरिया बेस क्वांटिटी है? नेवर। एरिया डिराइव क्वांटिटी है। थर्ड ऑप्शन उसने बताई है फोर्स। फोर्स भी डिराइव क्वांटिटी है। और डिराइव क्वांटिटीज़ कौन सी थी? जो कि बेस क्वांटिटी से डिराइव होती हैं। और बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? जो कि बाकी क्वांटिटीज़ को फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं। और 7 बेस क्वांटिटीज़ के अलावा जितनी क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हैं? डिराइव। और 7 के नाम भी उसमें मैंने आपको बताए थे, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 बेस क्वांटिटीज़ के नेम लर्न कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सी बेस क्वांटिटी है और कौन सी क्या है? डिराइव। ये 7 ही बेस क्वांटिटीज़ हैं, उसके अलावा बाकी सारी क्या है? डिराइव। बेटा उसने 4 ऑप्शन हमें इसमें बताई हैं, स्पीड, एरिया, फोर्स एंड डिस्टेंस। ये 4 चीज़ें हैं। स्पीड डिराइव क्वांटिटी है, एरिया डिराइव क्वांटिटी है, फोर्स डिराइव क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है वो बेस क्वांटिटी है। व्हाट इज द डिस्टेंस? इट इज़ ए लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस होती है बेसिकली लेंथ ही होती है। और लेंथ कौन सी क्वांटिटी है? दैट इज़ दी बेस क्वांटिटी। लेंथ कौन सी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डिस्टेंस। इट मीन्स कि लेंथ इज दी बेस क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट क्विज है जी आपके पास, आइडेंटिफाई फॉलोइंग एज ए बेस और डिराइव क्वांटिटी। आपको मिक्स क्वांटिटीज़ बताई हुई हैं, डिराइव भी हैं एंड बेस भी हैं। आपने इसमें से बताना है कौन सी डिराइव क्वांटिटीज़ हैं और कौन सी बेस क्वांटिटी हैं। ठीक है, ये क्विज नंबर 3 है जी। जो क्वांटिटीज़ आपको दी हैं, डेंसिटी, फोर्स, मास, स्पीड, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम।
ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। आप इसमें से सॉर्ट आउट कर लीजिए कौन सी बेस क्वांटिटी है और कौन सी डिराइव क्वांटिटीज़। अभी मैंने बात की कि 7 बेस क्वांटिटीज़ के नाम लर्न कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली हर क्विज का आंसर पता चल जाएगा कि ये क्वांटिटी बेस है, ये क्या है डिराइव। चलिए फर्स्ट की बात करते हैं, डेंसिटी। क्या ये बेस है? नो, ये डिराइव क्वांटिटी है। तो ये डिराइव क्वांटिटी वाले कॉलम में लिख दीजिए। फोर्स, इट इज़ ऑल्सो ए डिराइव क्वांटिटी, ये भी डिराइव क्वांटिटी वाले कॉलम में लिखे। मैस, मैस इज द बेस क्वांटिटी, ये बेस क्वांटिटी वाले कॉलम में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है जी टाइम भी बेस क्वांटिटी है, उससे नेक्स्ट लेंथ भी बेस क्वांटिटी है, फिर टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी बेस क्वांटिटी है, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो डिराइव क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ जो आपको डिफरेंट क्वांटिटीज़ गिवन थी उसमें से बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हुई? मैस, टाइम, लेंथ एंड टेम्परेचर, यानी 4 जो है वो बेस क्वांटिटीज़ दी हुई थी। और जो डिराइव क्वांटिटीज़ है वो कौन कौन सी हैं? डेंसिटी, फोर्स, स्पीड एंड वॉल्यूम। ठीक है, टोटल 8 आपको जो है वो ऑप्शन दी हुई थी, आपने इसमें से पिकअप कर लेनी थी कुछ बेस क्वांटिटीज़ और कुछ डिराइव क्वांटिटीज़। अच्छा, नेक्स्ट क्विज है बेटा जो कि रिलेटेड टू साइंटिफिक नोटेशन है, और साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक भी आप लोग पढ़ चुके हो कि साइंटिफिक नोटेशन क्या थी, कि साइंटिफिक नोटेशन में हम एक नंबर एक्सप्रेस करते हैं एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर बिटवीन 1 एंड 10, यानी आपके पास कोई ना कोई 10 की पावर मल्टीप्लाई होती है, उससे पहले कोई ना कोई ऐसा फिगर होना चाहिए जिसमें डेसिमल से पहले ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट होता है, डेसिमल से पहले ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट होता है, और साथ कोई ना कोई 10 की पावर मल्टीप्लाई होती है। इस फॉर्म में जब भी कोई नंबर लिखा जाता है तो वो फॉर्म क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये कुछ उसने क्विज हमें बताए हैं। तो वो कहता है कि सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ, राइट इट्स इन एन ऑर्डिनरी होल नंबर। बी पार्ट में वो कहता है इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी वो स्टेटमेंट आपको क्या बता रहा है कि सन 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर है सन का अर्थ से डिस्टेंस। आप इसको होल नंबर में बताइए एंड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। चलिए अब मैं इसको होल नंबर में लिखती हूँ बेटा। ये है क्विज, नोट्स के ऊपर क्विज नंबर 4 है। और इसमें वो कहता है कि सन इज उसका ए एंड बी पार्ट। स्टेटमेंट तो मैं नहीं लिख रही हूँ, बोल रही हूँ 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ। तो होल नंबर में मैं लिख रही हूँ इन होल नंबर 150, आपने 150 लिखना है, उसके बाद मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन में आपको पता है 6 जीरोज होते हैं, साथ आपने यूनिट क्या लिख देनी है? किलोमीटर। ये होल नंबर में हमने इसको लिख दिया 150 मिलियन किलोमीटर। अब वो कहता है बी पार्ट में आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म और इन साइंटिफिक नोटेशन। तो सेम नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? इन साइंटिफिक नोटेशन हम इसी नंबर को बेटा डेसिमल यहाँ मौजूद होगा। उसने बात की थी कि कोई ऐसा नंबर आपके पास है जिसमें डेसिमल आपको नज़र नहीं आ रहा है, इट मीन्स के वो उसके एंड पे मौजूद होता है। यहाँ से आपने 1 के बाद शिफ्ट करना है, तो आप क्या लिखोगे? 1.5, उसके बाद इसके मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, कितने ज़ीरोस हमने आगे शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर। ठीक है, अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो, किलोमीटर में है तो आप इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हो। तो आप इसको जब मीटर में चेंज करोगे तो किलो को चेंज कर दीजिए। किलो किसके इक्वल होता है बेटा? 10 की पावर 3 के इक्वल। ये प्रीफिक्सेस में हम बात कर चुके हैं। 1 किलो इज इक्वल टू 10 की पावर 3, तो किलो की जगह क्या लिख दिया? 10 की पावर 3। अब किलोमीटर जो है उसकी बजाय यूनिट क्या आएगी? मीटर आएगी। अब बेस सेम है, पावर कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। ये आपके पास किस फॉर्म में आ गई हैं?
स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये मैंने दोनों अंडरलाइन कर दिए हैं, ये किलोमीटर में और ये मैंने मीटर में लिख दिया। ये आपका क्विज था, क्विज नंबर 4, जिसमें आपने इसको किस फॉर्म में लिखना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में एंड साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसी तरह क्विज नंबर 5 भी है बेटा। क्विज नंबर 5 में वो कहता है राइट द फॉलोइंग नंबर्स बिलो इन दी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने हैं। इसमें क्विज नंबर 5 मैं वो भी सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो। जो टॉपिक पढ़ चुके हैं तो उसकी प्रैक्टिस घर पे कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन एज ए शॉर्ट भी पूछ लिए जाते हैं। इसमें भी 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट में बेटा क्विज नंबर है जी 5। नोट्स के ऊपर बुक में लेके नहीं आई तो वो पेज नंबर कुछ और होगा, ठीक है। इसके टोटल जो है वो भी 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है आपके पास जो गिवन है वो है 3 के साथ कितने जीरोस हैं, काउंट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरोस हैं जी। ये 3 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और यूनिट बेटा उसने बताई है मीटर पर सेकेंड। ये आपको गिवन है, आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, साइंटिफिक नोटेशन। और इसमें भी कहीं डेसिमल नहीं है तो कहाँ होगा, यहाँ पे मौजूद होगा। इसको आप कहाँ शिफ्ट करोगे, 3 के बाद शिफ्ट करोगे तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। जब आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो क्या लिखोगे, 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने जीरो शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डिजिट टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया तो क्या लिखेंगे, 10 की पावर 9। व्हाट विल बी द यूनिट, मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्म अब कौन सी होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये साइंटिफिक नोटेशन होगी, ठीक है। डेसिमल से पहले ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट और साथ कोई ना कोई 10 की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह बी पार्ट इसका है, इसी क्विज का बी पार्ट में वो कह रहा है बेटा 6 4 और उसके साथ हैं 5 जीरोस, 1 2 3 4 5, ओके 5 जीरोस हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और यूनिट साथ कौन सी दी हुई है, मीटर। ये आपके पास एक और इसी का बी पार्ट जो है वो है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बेटा। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि डेसिमल से पहले ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट। डेसिमल यहाँ है तो कहाँ शिफ्ट करेंगे, 6 के बाद शिफ्ट करेंगे। जब हम 6 के बाद शिफ्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 6.4 मल्टीप्लाई कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट हमने शिफ्ट किया तो 10 की पावर 6 मीटर लिखेंगे। और ये फॉर्म कौन सी होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, दैट इज द साइंटिफिक नोटेशन। अब इसी का सी पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। सी पार्ट देखिए क्वेश्चन में जी, ये है जी आपके पास, मैं चेक कर लूँ क्योंकि जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस हैं। 0.1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके फिर से चेक कर लेते हैं। ओके साथ है जी 16 ग्राम, ठीक है। ये इतने जीरोस हैं, आपने इस नंबर को भी एक्सप्रेस करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लियर। अब बेटा डेसिमल यहाँ है, डेसिमल को कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, 1 के बाद यहाँ शिफ्ट करना है। अब डेसिमल किधर शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स राइट। यहाँ डेसिमल किधर शिफ्ट हो रहा था, टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट होगा तो 10 की पावर पॉजिटिव, राइट शिफ्ट होगा तो 10 की पावर नेगेटिव। अब जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे उतनी 10 की पावर नेगेटिव में आएगी, ठीक है। अब आप देख लिए 1 के बाद शिफ्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब पावर आपने लिखनी है माइनस में लिखनी है, साइन लगाएंगे माइनस, क्योंकि डेसिमल टूवर्ड्स जो है किधर शिफ्ट हो रहा है, टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो रहा है। कितने डिजिट शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डिजिट शिफ्ट हुआ तो हम क्या लिखेंगे, -9। व्हाट विल बी द यूनिट, ग्राम। ये फॉर्म क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। ये फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। डेसिमल से पहले ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट और साथ कोई ना कोई पावर क्या होगी, 10 की मल्टीप्लाई होगी। और ये फॉर्म क्या कहला रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके इसी तरह इसका डी पार्ट है बेटा। डी पार्ट देखिए, ओके डी पार्ट में वो क्या कह रहा है, 0.4 जीरोस हैं, 5 4 8 और यूनिट है सेकेंड, 5 4 8 सेकेंड, ठीक है। अब आपने इसको भी लिखना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपके पास ये कंप्लीट नंबर है, आपने डेसिमल यहाँ है तो कहाँ शिफ्ट करना है, 5 के बाद।
हम 4 के बाद शिफ्ट नहीं करेंगे। जब हम 4 के बाद शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब डबल डिजिट हो जाएंगे, और डबल डिजिट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहलाते। डेसिमल से पहले 1 डिजिट होना चाहिए, वो भी नॉन ज़ीरो। डेसिमल हम 5 के बाद शिफ्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5.48, कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4 एंड 5, तो 10 की पावर -5 सेकेंड आ जाएगी। ये फॉर्म क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। ये था क्विज़, और क्विज़ जो है इसके टोटल 4 पार्ट्स है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये थे रिलेटेड टू दैट टॉपिक जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उनसे रिलेटेड क्विज़ जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर में, और सारे वो लेक्चर्स जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं उनकी लर्निंग साथ साथ कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर जो है हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।